विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0000503 सहरसा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 से खुलने वाली है। तो आप अपने कॉपी और कलम को निकाल लें और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। तो मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और अब आप आ चुके हैं सहरसा जंक्शन पे। तो अपनी गाड़ी को फिर आगे बढ़ाते हैं और सवाल की ओर बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बहुत कुछ सीखा था। अब आप टू द पॉइंट बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवालों को देखेंगे। अब तक जो हमने कराया है सवाल आपको, वो बिल्कुल बेसिक से बहुत ऊंचे लेवल तक का सारे सवालों को हमने करवा दिया आपको। ठीक है, एक आध सवाल और भी आएंगे और भी बहुत सारे सवाल आएंगे। तो चलिए अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला सवाल है, जरा देखेंगे आप लोग। कह रहा है कि देखो, यदि a रेशियो b 5:7 है, देन 5a - 3b। देखो सवाल कह रहा है a रेशियो b क्या दे रखा है, 5:7 है। ठीक है, कह रहा है तो आपको 5a - 3b रेशियो 4a - 2b किसके बराबर होगा, ये मेरे से पूछ रहा है। 4a - 2b ये दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, ये मेरे से पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सा रुको, अब आप थोड़ी देर के लिए समझिए। एक्चुअली में अगर हम बात करें a रेशियो b दिया हुआ 5:7, इसका मतलब a का वैल्यू 5 नहीं, क्या है, 5x है और b का वैल्यू 7x है। ठीक है, अर्थात x तो इस दोनों में है। अब जब हम a की बात करेंगे, यहां b की बात करेंगे, तो x तो हमारा हर जगह यहां भी आएगा, कॉमन कर लेंगे। सिमिलरली x यहां भी आएगा, हम कॉमन कर लेंगे। मतलब हम डायरेक्टली इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर सकते हैं। देखो a का वैल्यू 5 रखेंगे, 25 आ जाएगा, -3b, तो b का वैल्यू 7 रखेंगे, 21 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4। और यहाँ a का वैल्यू 5 रखेंगे, 4 × 5 = 20, माइनस b का वैल्यू 7 रखेंगे, 7 × 2 = 14। ये वैल्यू क्या आ गया हमारा, 25, 21, 4 और 20, 14, 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, क्या आ गया, 2:3। कोई दिक्कत? ये हमारा पहला सवाल था आज का। इसी तरह से दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आपके बोर्ड पे आपको दिखाई देगा, देखेंगे। कह रहा मेरे भाई कि ₹x की एक राशि को a b c तीनों के बीच इस प्रकार वितरित की जाती है कि a और b के शेयरों का अनुपात, देखो कोई कुछ पैसे हमारे पास हैं और उस पैसे के बारे में हमको बोल रहा है कि x पैसा है, इसको a b c तीनों में बांटा जा रहा है। ठीक है, अब अगर a b c में बांटा जा रहा है, अब सवाल मेरे से पूछ रहा है a और b के शेयरों का अनुपात, यानी कि a और b के शेयरों का अनुपात ये है 7:5। ठीक है, सॉरी 7:12। फिर क्या कह रहा है, b और c के शेयरों का अनुपात 8:5 दिए हुए। b और c में कितना दे रखा है, b और c में 8:5 दे रखे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि a और c के शेयरों के बीच का अंतर 214 है। अब कह रहा है a और c के शेयरों का अंतर 214 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। अब आप इतने अच्छे सवाल को कर चुके हैं, ये सवाल आपको बहुत आसान लगेगा। सबसे पहली बात तो आप ये समझो, a और c का रेशियो, सॉरी डिफरेंस हमको दिया हुआ है, तो आप सीधी सी बात कर सकते हैं, सर जी a b c 3 की बात हो रही है, यहां देखो a और b दे रखा है, यहां b और c दे रखा है ना। तुम खुद सोच के देखो, ये जो हम b की बात करेंगे तो b का वैल्यू यहाँ 12 है और यहाँ पे कितना है, 8 है। ये तो बराबर आना चाहिए ना, b कितनी बार भी कहीं भी ले लो, ये तो बराबर आना चाहिए। तब ऐसा नहीं है कि इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 12 से, ठीक है वो भी कर सकते हैं, पर डाटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब थोड़ा टेक्निकली सोचा करो, दिमाग अब आपका चलना शुरू हो गया। देखो 8 और 12 को हम क्या छोटा से छोटा बना सकते हैं, 24। अगर हम 24 बनाने की बात करें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 14 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी अगर हम 24 बनाना चाहें तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 24 और ये बन जाएगा 15। इस हिसाब से a, b और c के रेशियो क्या मिल गए हमारे, 14, 24 और 15। सवाल क्या दे रहा है, a और c के बीच का डिफरेंस क्या है, 214। तो a और c के बीच की बात करें तो इसका डिफरेंस हमको क्या दिया, 214। तब आप खुद सोचेंगे
अर्थात ए और बी के बीच में अभी भी अंतर कितना है? एक। यानी कि इसी एक का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है? 214 दिया हुआ है। तो अब जब एक का वैल्यू 214 मिल गया तो मेरे से सवाल क्या पूछ रहा भैया, यही x को ना आप इस तीनों में बांटे थे, अर्थात x का वैल्यू क्या हो गया? रेशियो बाय 14 25 सॉरी 14 24 और 15 10 20 30 30 10 40 40 और 9 39 39 सॉरी 40 9 49 1 50 3 53। यानी कि मेरे हिसाब से x का वैल्यू कितना हो गया? इस तीनों की अगर हम जोड़ दें तो 49 हो गया। पर सवाल को प्रॉब्लम आ रही है। सवाल क्या कर रहा है? एक का वैल्यू देखो हमारे पास कितना आया था? 214। यानी कि 53 को 214 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आप कर लेना इसको, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सवाल क्या कर रहा है सोच समझना है। कह रहा है x कोई राशि है जिसको आप ए बी सी तीनों में बांट रहे हैं, ठीक बात। अब फिर एक अगला स्टेप क्या कर रहा है? ए और बी के बीच का जो रेशियो है वो है 7:12, अर्थात ए और बी के बीच का जो रेशियो है वो 7:12 है, ठीक बात। फिर बी और सी के बीच का जो रेशियो है वो कितना है? 8:5 है। अब मेरे से सवाल एक बात और कर रहा है क्या कि सर जी ए और सी के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 214 का है। अब तुम सोचो हमारे पास रेशियो दिए हुए हैं ए और बी का, फिर बी और सी का। इस हिसाब से आप एक बात बताओ, ये बी और ये बी दोनों जगह तो सेम आना चाहिए ना। पर इधर मेरा आ रहा था 12 और इधर आ रहा था 8। तब हमें लगा कि भाई इस दोनों को बराबर करना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या करना पड़ेगा सर जी? करना क्या पड़ेगा? 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा लो, 24 आ जाएगा, क्योंकि 8 और 12 को बराबर करना चाहेंगे तो 24 बना सकते हैं, है ना। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराया 24 आ गया, ये 5 दिया 15 बन गया, यहां भी 24 2 से मल्टीप्लाई कराया 7 दूना 14 आ गया। कहने का मतलब ए का हिस्सा हो गया 14 रुपया, बी का हिस्सा हो गया 24 रुपया, सी का हिस्सा हो गया 15 रुपया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सवाल कर रहा है मेरे हिसाब से, जरा सोचो, अगर रेशियो वाइज बात करें तो x रुपया को ही इस तीनों में बांटे हैं ना। अब सवाल एक इंफॉर्मेशन और दे रखा है, कह रहा है ए और सी के बीच का जो अंतर है ना वो 214 का है। तुम खुद देखो ना, ए का मान 14 है और सी का मान 15 है, तो दोनों के बीच का अंतर कायदे से कितना होना चाहिए? 1। लेकिन सवाल करा नहीं 214 है, यानी कि इसी एक का वैल्यू कितना है? 214। इस हिसाब से हमारा कुल राशि कितना हो जाएगा? तो 14 24 और 15 को जोड़ देंगे और उसमें 214 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि अगर एक का मान 214 है तो इस तीनों को जोड़ के 53 लाए, इस 53 का मान कितना हो जाएगा? तो 53 गुना 214। हमें लगता है यह सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बोर्ड को साफ कर लो, हैं? बोर्ड को साफ कर लो सर। देखो आगे देखते हैं। कह रहा है अगला सवाल, यदि 21 22 60 और 64 प्रत्येक में से x घटाया जाता है। अच्छा, 21 22 60 और 64 यानी कि चार संख्या है, 21 22 60 और 64, ये चार संख्या हमारे पास दे रखे हैं। कह रहा है यदि प्रत्येक में से आप x घटाते हैं, वेरी गुड, प्रत्येक में से हम क्या घटाते हैं? x, ठीक बात। अगर हम प्रत्येक में से x घटाते हैं, क्या बोल रहा है सवाल आगे? ओके, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात होते हैं। ओके, यानी कि जरा समझना, समानुपात कहने का मतलब अगर हम 21 22 60 और 14 हर किसी में से x घटा देते हैं, अर्थात 21 माइनस एक्स, 22 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स और 64 माइनस एक्स, ये आपस में समानुपात होते हैं। अच्छा, समानुपात क्या मतलब? समानुपात क्या मतलब? सेम रेशियो में आएगा, अर्थात 21 माइनस एक्स और 22 माइनस एक्स बराबर हो जाएंगे इस दोनों के रेशियो के, 60 माइनस एक्स और 64 माइनस एक्स। हम ये करने वाले नहीं है, सवाल के लैंग्वेज को आपको समझा रहे हैं, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है सर जी। तो कह रहा है तो प्राप्त संख्या समानुपात है, ठीक है। तो x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? किसके बीच पूछ रहा है? देखो एक बात याद रखना, अगर हमें कोई दो नंबर दे रखे हैं ए और बी और इसके बीच हमको कोई पूछ रहा है मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन मतलब आप सिंपल सोचो, कोई एक ऐसा नंबर है जो ए के भी रेशियो में है और इसके सिमिलर है किसके? x रेशियो बी। इट मींस a बाय x इज इक्वल टू x बाय b, यही होता है मीन प्रोपोर्शन का मतलब। अर्थात यहां से अगर हम x और x को मल्टीप्लाई कराएं तो ये x स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? ab। इट मींस x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूट अंडर ab। अब बताओ सर, ऐसा सोचेंगे तो फिर तो दिन चले जाएगा हमारा।
है ना। हम सीधी सी बात आपको बता रहे हैं, अगर दो नंबर के बीच आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है, कोई भी दो नंबर ए और बी, तो आप क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू सीधे निकाल देंगे रूट अंडर वही दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो मेरे से पूछ रहा है कि मीन प्रोपोर्शन क्या चाहिए, किसका किसका चाहिए, x+1 और 7x+8, x+1 और 7x+8, इस दोनों का मीन प्रोपोर्शन मेरे से पूछा जा रहा है। कहने का मतलब हमको फाइंड आउट करना है x+1 और 7x+8 का अंडर रूट, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अब तुम सोचो जरा, जरा सीधी सी बात है, 21, 22, 60 और 64, अगर इसके बीच कोई एक नंबर x है जो घटा दिया जा रहा है, तो ये चारों नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, समानुपाती हो जाते हैं। इट मींस जो आएगा वैल्यू 21 माइनस x और 22 माइनस x का जो रेशियो होगा, वही रेशियो 60 माइनस x और 64 माइनस x का होगा। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही हिट करेगा। अब जब ये हिट करेगा तो ना तो हमको ये लिखने की जरूरत है, इस स्टेप को हम लिखेंगे ही नहीं, सीधा आएंगे यहां, और यहां भी नहीं आएंगे। तुम खुद सोच के देखो, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ऐसा ही कुछ सीन आता है ना, इतना बाय इतना बराबर इतना बाय इतना, ये आता है। तुम इधर से सीधा करो, 21 गुना 64, अच्छा फिर यहां देखना 21x माइनस में और माइनस 64x, यही आएगा ना। तो -21x, अब ये करेंगे नहीं, -64x और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं भैया, कुछ नहीं कर रहे हैं। और इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 गुना 22, यानी कि 60 गुना 22, देखो हम ये करेंगे नहीं, बस हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, सीधे तरीके से समझेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझ लो, उसके बाद हम लोग सीधे तरीके से समझेंगे। 60 गुना 22 माइनस 60x माइनस 22x, यानी कि -60x माइनस 22x प्लस एक्स स्क्वायर। अब समझना, कुछ आया क्या, माइनस माइनस प्लस एक्स, सही है, 60 22, ओके, थोड़ी बहुत मिस्टेक चलता है, कोई बात नहीं। देखो अब हमको सबसे पहले यहां एक बात समझ में आना चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में आएगा, क्यों आया, क्योंकि ये जो माइनस एक्स इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कराएगा तो वही एक्स स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से ये माइनस एक्स इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कराएगा तो तभी जाके हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आएगा भैया, तो वो तो कैंसिल हो ही जाना हमारा, है ना। तो अब x कौन बनाएगा, ये नंबर जब इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो x बनाया है, देखो फिर सोचो, ये x जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तभी जाके x बनेगा। मतलब हम सीधी सी बात आपको समझाना चाह रहे हैं, ये जो स्टेप आप लिख रहे हो ना, इसको लिखेंगे नहीं, देखना इसको लिखेंगे नहीं, आप सीधी सी बात समझेंगे कि सर हमको बोल रहा है इसमें से कोई एक नंबर x है जो माइनस कर रहे हैं, तो ये आपस में क्या हो रहा है, समानुपात हो जा रहे हैं। अर्थात 21 माइनस एक्स किससे मल्टीप्लाई होना है, 64 माइनस एक्स से। पहला स्टेप तो आएगा 21 गुना 64 आएगा, माइनस के साथ आएगा 21 और 64 जोड़ दो, कितना आ गया, 60 20 80 5 85 एक्स आ जाएगा। सिमिलरली इसकी बात कर लो, यहां देखो नीचे में आएगा 22 माइनस एक्स और यहां आ जाएगा 60 माइनस एक्स आएगा ना। तो 22 माइनस एक्स और 60 माइनस एक्स, सबसे पहले ये 22 गुना 60 हो गया, माइनस अब एक बार 22 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 22x और ये 60x, तो कितना हो गया, 82x आ गया ना। सीधा यहां से ये स्टेप कर लेंगे हम, सीधी सी बात है। तो यहां कितना हो गया, देखो अब इस चीज को समझना, इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका है, आप समझेंगे। पहली बात तो ये 22 का कितना हो गया, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132 पे जीरो लगा दो। अब यहां देखो 64 को 20 से पहले मल्टीप्लाई कराओ, 64 दूना कितना हो गया, 128, 128 में फिर से 64 जोड़ दो। अरे भाई कुछ नहीं कर रहे, देखो 21 और सॉरी 21, ओहो 21 और 64 है ना, 21 चौका 84, 6 अच्छा 48, ये 4 8 6 14 4 हाथ में 1, 48 1 49, ये कितना हो गया 49 44, सही दिख रहा है ना। अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो संभाल लेना। अब देखो ये -85x और इधर कितना है 82x, उधर जब जाएगा तो 85 माइनस 82 कितना बन जाएगा 3x, और 1320 को इधर ले आते, 1320 को इधर ले आते, ये बन जाएगा हमारा 3x बन जाएगा। अब देखो 4 0 4 4 2 2 9 3 6 और ये कुछ गलती हो रहा है क्या,
1344। ओके, कुछ मिस्टेक हो गया, संभाल लेना भाई। 1344 होगा, हमारे पास डाटा आ रहा है। 24 इज इक्वल टू 3x, इट मीन्स x इज इक्वल टू 8। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। ठीक बात। अब अगर आप इस बात को समझेंगे, x का मान 8 है, तो मेरे से क्या पूछ रहा था कि हमको मीन प्रोपोर्शन निकालना था किसका? x प्लस 1 और 7x प्लस किसका? 7x प्लस 8 का। ठीक, अब सोचो x का वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी 8 है, तो 8 1 9 और 8 7 56 4 7 4 64, 64 का रूट निकलेगा 8, 9 का रूट निकला 3, 8 3 24, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, टेंशन नहीं लेना। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करा तीन संख्या ए बी सी का अनुपात 15:21:27 है, यानी कि तीन संख्याओं ए बी और सी का अनुपात, कोई तीन संख्या है, तीन नंबर है ए बी सी, जिसका आपको रेशियो दिया हुआ है, क्या है? 15, 21 और 27। अगर हम ए बी सी की बात करें तो 15, 21 और 27 दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है? इन संख्याओं का योग 441 है। अब कह रहा भाई इसका जो सम है ना 441 है, सम का वैल्यू कितना? 441 है। ठीक बात। तो मेरे से फिर पूछ रहा है, तो बताओ बी और ए के बीच का अंतर तथा सी और बी के बीच का अंतर, यानी कि बी और ए के बीच का अंतर और सी और बी के बीच का अंतर, सी और बी के बीच के अंतर का रेशियो क्या है, यानी कि बी माइनस ए बाई सी माइनस बी मेरे से पूछा जा रहा है। अब सवाल में एक चीज यहां हिडन है, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ही चालाकी से आपको सवाल यहां दिया है। मेरे भाई एक चीज जरा समझ लें, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ए को कितना मिला है? 15, बी को मिला है 21, सी को मिला है 27। ठीक बात। तो मेरे हिसाब से 15 प्लस 21 प्लस 27, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 441। समझना, यानी कि इसको अगर जोड़ा जाए, क्योंकि सम का वैल्यू 441 दिया हुआ, तो आप लगेंगे इसको निकालने। 15, 21 और 27 जो भी जोड़ के आएगा हमको नहीं मालूम, मान लेते वो जोड़ के आ गया 50, तो 50 का वैल्यू 441 आप निकालेंगे, तो यहां से एक का वैल्यू आ गया मान लो 5, 8 आ गया, मान लेते हैं ऐसा मान लिए। एक का वैल्यू अगर 8 आ गया, इसका मतलब ये संख्या कितना है? 15 गुना 8 है ना। ये संख्या कितना है? 21 गुना 8, और ये संख्या कितना है? 27 गुना 8, यही है ना। अब अगर हम तुमसे पूछे b माइनस ए बाय सी माइनस बी, यानी कि b माइनस ए बाय सी माइनस बी, अब तुम खुद सोच के बताओ, b की बात करेंगे क्या लिखोगे? 21 गुना 8, ए की बात करोगे क्या लिखोगे? 15 गुना 8, सी की बात करोगे, सी में क्या आता है? 27 गुना 8, माइनस बी की बात करोगे, फिर से वही कहानी, बी कितना आ रहा है? 21 गुना 8। अब सर जी पागल हो गए हो क्या? ऐसे करोगे फिर तो काम हमारा खत्म हो जाएगा है। ऐसा काहे का करना? सोचो जरा गौर से, जो भी नंबर होएगा उसके अंदर ये जो एक का वैल्यू जो भी आएगा, जैसे ये जो हमारा 8 आया है, ये तो सब में रहेगा। अरे भाई जब सब में है तो कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा ना, फिर हम इसको लिखे क्यों? ये डाटा ही हमारा नहीं देना था, दे दिया मूर्ख बनाने के लिए। अर्थात अगर कोई तीन नंबर दे रखे हैं, उनका सम भी आपको दिया हुआ है और डिफरेंस का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है उसी नंबर में से, तो हम सीधी सी बात करेंगे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहां से जो भी वैल्यू एक का आएगा वो तो हमारा ऊपर नीचे दोनों से कट ही जाएगा, तो हम इतना करेंगे नहीं। माथा 25 सर ये सीधा हटाओ, ये मेरे किसी काम का नहीं। हमारे से पूछा है बी माइनस ए, कितना आएगा भैया? बी माइनस ए 21 15 6 और सी माइनस बी 27 21 6, यानी कि 1:1 हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। सारी बात समझ? ये बस आपको उलझाने के लिए ऐसा कुछ दिया हुआ था, ऐसा करना नहीं है हमको। जब भी आपको सम दिए हुए लेकिन डिफरेंट नंबर के डिफरेंस का ही रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो जो भी बी का वैल्यू आएगा, अरे बी का वैल्यू जो भी आएगा 15x, ए का वैल्यू 16x, यहां भी x कॉमन, यहां 14x 13x, यहां भी x कॉमन, x x तो कट ही जाना है, तो फिर से काहे का हम x का वैल्यू निकालें? वो निकालने का कोई मतलब था नहीं हमारा, तो सीधा जो नंबर दे रखे तो उसी का रेशियो आपको निकाल देना था डिफरेंस करके, है ना। ओके चलते हम लोग अगली सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। कर बच्चे, आरंभ में सोहन का व्यय और बचत का अनुपात, देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात कर रहा है, तो यहां इनकम भी होएगा, देख लेंगे क्या होगा जो दिखाएगा।
आगे देख लेंगे। कह रहा आरंभ में सोहन के व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। इस हिसाब से इसका इनकम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये शुरुआती की बात हो रही है। आगे बढ़ते। कह रहा उसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दी जाए। अब जरा सोचो, 25% का वृद्धि करना हम आपको सिखाए थे। जब भी इस तरह से प्रतिशत वाला सवाल हो तो आप 100 मानेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 25% मतलब चौथाई हिस्सा कितना हो गया भैया? 150 बढ़ा दो 750 हो गया। यानी कि 25% इसमें क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है। साथ ही साथ अगला क्या स्टेप कर रहा है? अगला स्टेप कर रहा है जबकि उसके बचत में 20% की वृद्धि होती है। अब सोचो, सेविंग में 20% इंक्रीमेंट होता है। 20% का इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या हो गया? 120 रुपया हो गया। अब हिसाब से सोचना, इस हिसाब से अगर तुम 750 रुपया कमा रहे हो, 120 रुपया तुम बचत कर रहे हो, तो आपका खर्च कितना आएगा? आपका खर्च कितना आएगा? तो हमारा खर्च आ जाएगा साहब जी, कितना आ जाएगा? 0 से 0 मर गया, 5 में से 2 गया 3, और 630 रुपया आ जाएगा खर्चा। बोला है कि नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या बोल रहे हैं? कह रहा यदि सोहन की वर्तमान व्यय 43-47 है, यानी कि वर्तमान में जो क्या है इसका एक्सपेंडिचर, यानी कि वर्तमान में एक्सपेंडिचर हमारा है कितना? 630। लेकिन ये कह रहा है 630 ना होके कितना है? 43-47 यानी कि 43-47 और 47 है। अर्थात 630 का वैल्यू कितना बच्चा? 630 का वैल्यू है 43-47। तो मेरे से पूछ कितना रहा है? मेरे से पूछ रहा है तो बताओ, तो उसके प्रारंभिक वेतन क्या था? यानी कि प्रारंभिक वेतन यानी कि शुरुआत का इनकम, यानी कि 600 का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहली बात तो हमको 600 का वैल्यू निकालने के लिए 0 से 0 मार देंगे। अब तुम सोचो, क्या ये 3 से कटेगा? 7 4 11, 11 3 14, 4 18, बिल्कुल 3 से कट रहा है। 21 3 63, 3 से कट गया, 3 का 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 नमा 27। कुछ मिस्टेक होगा तो देख लेना भाई। 3 से 3 7 21, 3 से 20 कट गया, 7 से इसको कटना चाहिए, 7 दूना 14 और 7 7 49, 707 और 20, पहले तो 200 कर लो। ये हो गया 1414। इस पे 1 0 और लगा लो, यानी कि इतना ही हमारा इसका क्या होगा? 14,140 रुपए इसका इनकम आएगा। देखो कुछ नहीं है, सवाल शुरुआत में कर रहा था कि भैया सोहन का प्रारंभिक व्यय 5 और सेविंग 1 है, ऐसा कुछ दिया था। तो इस हिसाब से हमारा इनकम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब चूंकि परसेंटेज चेंजिंग आ रहा था, तो 100 वाला क्वांटिटी होता है तो हमको परसेंटेज चेंज करने में थोड़ा आसान होता है ना। तो आप इसको 100 से सबको मल्टीप्लाई करा लिया, यहाँ आ गया 600, 500, 100। अब अगर इसके इनकम में 25% बढ़ा दें, इसका चौथा हिस्सा बढ़ जाएगा, 150 रुपए बढ़ गया, तो 750 इनका इसका इनकम हो गया। सेविंग का बचत हो रहा 20% बढ़ जा रहा है, यानी कि जो पहले 100 था अब बढ़ के कितना हो गया? 120। तो कायदे से हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 630। पर सवाल कर रहा 630 ना होके 4347 है। इसी 630 का वैल्यू इतना है, तो पूछ रहा है शुरुआत में इसका इनकम कितना था, यानी कि 600 का वैल्यू पूछ रहा है मेरे से कितना होगा। अब इसको काट पीट लिया तो 14,140 होगा। अब आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है? आ रही समझ में? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। कह रहा है ए और बी के आय का अनुपात 4:3 है, ठीक। यानी कि हम अगर बात करें ए और बी के इनकम की बात हो रही है, तो इनकम 4:3 है। यानी कि ए का इनकम अगर 4 है तो बी का इनकम कितना है? 3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि ए का व्यय उसके आय का 5/12 है। ए के बारे में क्या दे रहा है? ए का जो एक्सपेंडिचर है उसके इनकम का 5/12 है। अर्थात 12 रुपया अगर इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना है? 5 रुपया। यानी कि ए के बारे में दे रहा है अगर उसका इनकम है 12 रुपया, तो एक्सपेंडिचर कितना सर जी? 5 रुपया, ठीक है। सिमिलरली बी के लिए भी इसी तरह से एक डाटा हमको प्रोवाइड किया गया है। बी के बारे में बोल रहा है बी का व्यय उसके आय का 7/15 है। देखो इस लाइन को समझना, बी का व्यय उसके आय का 7/15 है। 7/15, इस बात को ही आपको समझना है। यानी कि बी का जो खर्चा है ना उसके इनकम का 7/15 है। मतलब हम सोच लेंगे अगर इनकम हमारा 15 है तो खर्चा कितना होगा? 7। तो बी के बारे में हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बी का भैया इनकम अगर 15 है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 7। ये बोल रहा है ना। अच्छा,
अब क्या बोल रहा है, यदि उनके व्यय का अंतर 4500 है, यानी कि दोनों के एक्सपेंडिचर यानी कि ए और बी के एक्सपेंडिचर का जो अंतर है ये हमारा 4500 है, तो बताओ बी की आय कितनी है, यानी कि बी का इनकम कितना है, ये मेरे से पूछा जा रहा है। कुछ नहीं है, सवाल को थोड़ा सा समझेंगे। सबसे शुरुआत में हमको इनकम दिया हुआ किसका, ए और बी का। अब ए और बी के बारे में एक डाटा है कि भैया ए का जो इनकम अगर 12 रुपया है तो सेविंग कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, 5 रुपया। ए का इनकम अगर 12 रुपया है तो सेविंग कितना है, 5 रुपया। अब तुम खुद सोच के देखो, शुरुआत में इनकम का रहा दोनों का कितना, 4, इसका इनकम है 3, लेकिन सवाल यहां क्या दिया हुआ है कि अगर इनकम 12 है तो उसका सेविंग एक्सपेंडिचर कितना, 5, यानी कि इसी 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4। तो 12 का वैल्यू 4 दिया हुआ तो 5 हो गया, 5 का वैल्यू यानी कि इसका एक्सपेंडिचर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 5/3 हो जाएगा ना। अब अगर हम बी की बात करें, देखो बी का इनकम कितना है, 15, लेकिन सवाल कह रहा है 3, यानी कि इसी 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3। तो हम इस हिसाब से 7 का मान निकाल लेंगे, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 क्या है इसका एक्सपेंडिचर 7 ना होकर कितना हो गया, 7/5। अब तुम खुद सोच के देखो, 5/3 और 7/5 के बीच का अंतर, दोनों का एक्सपेंडिचर हमको कितना दिया होता, 4500। तो 5/3 और 7/5 का अगर डिफरेंस निकाले तो 5 तिया 15, यानी कि 25। अब माइनस 7 तिया 21/15 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4500। इस हिसाब से यहाँ कितना आ गया तुमको, 21, 4, 45, 4 से काट दो, 4 का 4, 4 का 4, 4 गुना 8, 4 पंजे 20 गुना 15। एक का मान कितना आ गया, एक का मान आ गया 1125 गुना 15, यही है ना। तो मेरे से पूछ क्या रहा है कि बी का इनकम कितना होगा ये बताओ, तो बी का इनकम है कितना, 3, यानी कि 3 का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराओ, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने कुछ नहीं किया बच्चे, देखो अगर आपसे सवाल कर रहा है ना, ए और बी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है 4:3। अब एक स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है बी का व्यय उसके आय का 7/15 है, यानी कि अगर बी का जो व्यय है उसके आय का 7/15 है, तो आय का जिससे हम क्वांटिटी जिससे हम कंपैरिजन करते हुए हमारा कहां होता है, नीचे में। यानी कि अगर आय 15 है तो उसका व्यय कितना होगा, 17। इसी तरह से ए के बारे में बोल रहा है, अगर उसका आय 12 है तो उसका व्यय कितना होगा, 15। यानी कि इनकम अगर 12 है तो एक्सपेंडिचर कितना है, 5। बस हम उसी हिसाब से ए और बी के बारे में लिख लिए। ए, अब सवाल देखो, यहां कह रहा है इनकम 12, लेकिन सवाल तो कह रहा है इनकम 4 है, यानी कि इसी 12 का मान कितना है, 4। तो 5 का मान निकाल ली, क्योंकि एक्सपेंडिचर चाहिए हमको ए का भी और एक्सपेंडिचर चाहिए हमको बी का भी, तभी तो उस दोनों का डिफरेंस करेंगे जिसका वैल्यू हम 4500 लगाएंगे। एक्सपेंडिचर यानी कि 5 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या किए, देखो इस 12 को 4 से कंपेरिजन करा दिए, यानी कि 12 का वैल्यू 4 है, तो 12 का वैल्यू अगर 4 है, इस हिसाब से 5 का मान कितना हो जाएगा, तो वो हमारा वैल्यू आ गया 5/3। सिमिलरली अगर 15 का मान 3 है, 15 का मान कितना है, 3 है, तो 7 का मान कितना आ जाएगा, तो 7/5। इस दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, जो 4500 आ गया। अब हमको क्या चाहिए था, बी का इनकम कितना है, 3। बी का इनकम कितना है, 3। इस 3 का वैल्यू निकालने के लिए तुम खुद सोच के देखो, इस 1 का वैल्यू यहां से कितना मिल गया, देखो ये 15 वहां मल्टीप्लाई होगा ना 1 का वैल्यू निकालने के लिए, तो 1 का वैल्यू इतना आ गया, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 रुपया 45। चाहो तो 15 से पहले यहां मल्टीप्लाई कर दो, आगे बढ़ जाओ, तुम्हारा मर्जी हो। आ रही बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे। कह रहा है 3 आदमियों वाले एक घर में बिल्लियों और कुत्तों की संख्याओं का अनुपात 1:2 है। पर अजीब है भाई, बिल्ली और कुत्ता एक साथ पाल रहा है, ये आदमी है कि चिड़ियाघर, पता नहीं। देखते हैं, कह रहा है 3 आदमियों वाला घर, यानी कि सबसे पहले तो आपको एक फिक्स डाटा दिया हुआ कि 3 आदमी है, साथ ही साथ बिल्ली और कुत्तों का जो अनुपात है वो कितना है, 1:2 है। बिल्ली और कुत्तों का, हाँ 1:2 है। बिल्ली और कुत्तों का जो संख्या है उसका रेशियो हमको दिया हुआ 1:2। वेरी गुड। अब क्या पूछ रहा है, सो सुनो, यदि घर में पैरों की कुल संख्या 42 है, वाह भाई वाह, घर में पैरों की कुल संख्या अगर 42 है, यानी कि नंबर ऑफ फुट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 42। तो क्या पूछ रहा भाई, तो बताओ घर में बिल्लियों की कुल संख्या कितनी है। अब आप बताओ, अब आप जरा सा सोच के बताओ, एक तो रियल वैल्यू है, 3 आदमी दिया तो रियल वैल्यू, और 2 रेशियो वैल्यू है। अब आप सीधी सी बात समझेंगे,
अगर बिल्ली और कुत्ते का रेशियो हमको दिया हुआ है, यानी कि हम मान लेंगे बिल्ली अगर x है तो कुत्ता कितना है, 2x है। अच्छा, इस हिसाब से कुल जानवर कितने हो गए, x और 2x कितने हो गए, 3x हो गए। अब एक जानवर के 4 पैर होते हैं, तो यहां से 3 चौका 12x आ गया, प्लस 3 आदमी के कितने पैर आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 42। 42 में से 6 गया तो 36 हो गया, तो 12 तिया 36, x का मान 3 हो गया। तो बिल्ली का संख्या कितना हो गया, 6। 3x, सॉरी हाँ, x का मान 3 आया ना, तो 2x यानी कि 2 तिया 6 हमारा ये बिल्ली का संख्या आ जाएगा। बात आ रही समझ में? आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो, कह रहा रमेश और सुरेश के आय का अनुपात 5:7 है। रमेश और सुरेश के आय का अनुपात क्या दिया हुआ, 5:7। ठीक, तो चलो भाई रमेश बा, चलो भाई सुरेश बा। तो देखो, रमेश और सुरेश के आय यानी कि इनकम का रेशियो हमको क्या दिया हुआ भैया, सॉरी, रमेश और सुरेश के आय का अनुपात 5:7 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। इनकम है 5:7 और एक्सपेंडिचर है 1:2। यदि उनमें से प्रत्येक 15,000 की बचत करता है, यानी कि इस सेविंग इसका जो है ये भी है 15,000 और सेविंग जो इसका है ये भी है 15,000। ठीक, यही पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा भाई, तो सुरेश की आय कितनी है ये बताओ। अच्छा, हम आपको बताए थे जब आपको 2 वेरिएबल दे तो आप इजीली डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, फिर काहे का मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं, आप उधर से भी कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन हमें लगता है कि आप बेसिक तरीके से करेंगे तो वो हमको आसान हो जाता है। देखो भाई, इनकम रेशियो में है और दोनों के सेविंग को देखो एग्जैक्ट वैल्यू दिया हो, मतलब रियल वैल्यू दिया हो। जरा बताओ, अगर इनकम की बात किया जाए ये कितना दिया हुआ भैया, 5 और 7 का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि 5x और 7x दोनों का इनकम है। अगर इनकम में से बचत घटा दें, इनकम में से बचत घटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा, एक्सपेंडिचर, जिसका रेशियो दिया हुआ है। तो पहले का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा सर जी, 5x माइनस 15,000 और दूसरे का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 7x माइनस 15,000। पहले का एक्सपेंडिचर और दूसरे का एक्सपेंडिचर इसका रेशियो 1:2 दिया हुआ है। अब यहां से देखो कितने आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। ये जब 2 इस 5 से गुना होगा तो 10x बनाएगा, ये 7 जब इधर जाएगा तो 7x बनाएगा, तो 10x में से 7x घट गया तो इधर बन गया हमारा 3x। सीधी सी बात। अब देखो, ये 15,000 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये बनाएगा हमारा 30,000 और ये 15,000 जब उधर जाएगा 1 से गुना होकर तो 15,000 बनाएगा माइनस में, और ये माइनस का 30,000 जब उधर जाएगा तो प्लस में 30,000 हो जाएगा ना। तो प्लस में 30,000 माइनस 15,000 यानी कि वैल्यू ओवरऑल कितना आ जाएगा, 15,000। अर्थात x का मान कितना हो गया, 5,000। ये लिखने की जरूरत थोड़ी थी, हम आपको समझा रहे इसलिए लिखे। x का मान सीधे निकाल देंगे, 5,000 आ गया। मेरे से क्या पूछ रहा भाई, इनकम, यानी कि 7×5 35,000 सुरेश का इनकम होगा और x का वैल्यू कितना है, 5,000, बचे 25,000 रमेश का इनकम होगा। बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है? ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, कूच किया जाए। एक बैग में 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपयों के मूल्य वाले कुछ सिक्के रखे हुए, यानी कि जो बैग है, इस बैग में देखो पैसा सिक्का का कहानी हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को किए थे, आई होप आपको याद हो। पर नहीं सर जी, आपको याद कहां से होगा है? कौन कौन रुपया भैया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। ठीक बात, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के कुछ सिक्के दिए हुए। वेरी गुड। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 300 है। अब देखो, ये जो 2 रुपया का सिक्का क्या है, 5 रुपया का सिक्का क्या है और 10 रुपया का सिक्का क्या है, इसके बारे में अभी तक सवाल हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन इतना कह रहा है कि कुल सिक्कों का जो संख्या है ये कितना भैया, ये 300 है। नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितने, 300। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कर यदि 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए वर्ग के सिक्कों का संख्या का अनुपात 1:2:3 है। वेरी गुड, आ गया। यानी कि 1:2:3 में ये जो क्वेश्चन मार्क का हमको रेशियो दिया हुआ है कि 2 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 1, 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 2, 10 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 3। तो सवाल पूछा, बताओ बैग में कुल कितने पैसे हैं। अब तुम एक चीज जरा बताओ, हमको यहां क्या दिया हुआ, सिक्कों का रेशियो, जबकि कुल सिक्का कितना, 300।
हम अगर मान लें सिक्कों का रेशियो ही हमारा रियल वैल्यू है, इस हिसाब से 5 2 7 सॉरी 3 2 5 5 1 6, हमारे पास कितने सिक्के हो गए 6, पर सवाल कर रहे हैं कितना 300, यानी कि एक का वैल्यू कितना हो गया 6 5 30 50, अर्थात 2 रुपए के कितने सिक्के हो गए 50, 50 दूना 100 और 50 दिया 150, यानी कि 150 सिक्का किसका हो गया 10 रुपया का, तो यहां से कितने पैसे आएंगे हमारे पास 1500, सही लिख रहे हैं ना। 100 सिक्के किसके हैं 5 रुपए वाले, तो कुल पैसे कितने आएंगे 500 रुपए आ जाएंगे सर जी, और 50 सिक्के किसके हैं 2 रुपए का, तो यहां से कितने पैसे मिल जाएंगे 100 रुपए मिल जाएंगे, 5 1 600 1500 2100, यानी कि कुल पैसा कितना आ जाएगा बैग में 2100 पैसा आ जाएगा, सॉरी 2100 रुपया आ जाएगा, है ना। संभाल लेना, ये सब छोटा छोटा मिस्टेक है जो आपको संभालना पड़ेगा। आपको समझ में आ रही होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल भी आपका सेम है, आप इसको करेंगे। हम आपका सवाल लिख दे रहे हैं, कह रहा 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपये मूल्य वर्ग वालों कुछ सिक्के हैं। यहां 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपए वाले कुछ सिक्के आपके बैग में पड़े हुए हैं। कह रहा है बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है, यहां 300 के बदले में 240 है कुल सिक्कों की संख्या। और फिर क्या कर रहा है, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। कितना है 2:3:5 है। कृपा करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे, हो सके तो आंसर आप हमें कमेंट में कर दें, अच्छा लगेगा, है ना। चलिए ये सवाल आप खुद से करेंगे, ये हम करने वाले हैं नहीं। दो संख्याओं का अंतर 24 है, जबकि उन दो संख्याओं का योग 120 है। देखो एक बात थोड़ा समझते हैं, कह दो संख्या का योग कितना है 24 और दोनों के बीच का सॉरी दो संख्या का अंतर 24 है, उन दोनों संख्या का योग 120 है। थोड़ा समझना, आप ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। कह दोनों का अंतर कोई भी जो दो नंबर होगा, हम अभी सवाल लिख रहे हैं, घबराना नहीं कि हम बना रहे हैं। दोनों संख्या का अंतर 24 है और दोनों संख्या का सम जो है यानी कि n1 प्लस n2 जो है ये 120 दे रखे, 120 दे रखे। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उन दोनों संख्या का अनुपात हो सकता है। अब हमको जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3:5, दूसरा दिया हुआ है हमको कितना 4:5, 3:2, 4:5, सी है 3:2, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज एंड ई ऑप्शन है मोर देन वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो वो दोनों ऑप्शन हम लिख नहीं रहे, आप समझ जाएंगे। अब आप ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं करेंगे, देखेंगे ध्यान से। कारण दो संख्या का जो अंतर है ना भैया वो 24 है? दोनों संख्या का सम कितना है 120 है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये ऑप्शन मेरा सही है, मान लेते हैं। इस हिसाब से इस दोनों का सम कितना हो गया 8, लेकिन सवाल कितना कर रहा है 24, अर्थात एक का मान कितना हो गया 3। तो यहां जरा सोचो, ये 3 ना होकर कितना होगा 9 और ये 5 ना होकर कितना हो गया 15। इस जन्म में तो 15 और 9 को जोड़ के 120 नहीं ला सकते, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर वही बात, अगर हम मान लेते हैं वो दोनों संख्या 9 और 5 है, सॉरी 4 और 5 है, इस हिसाब से 9, इस 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर जी 24। 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, सही है ना। तो क्या पूछ रहा है दोनों का सम बताओ। अच्छा 9 का वैल्यू अगर 24 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो बाय में आएगा। अच्छा इसको थोड़ा छोड़ के इस पे हम पहले देख लेते हैं। 3 2 5, ये भी नहीं आ रहा, ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन सही है ना। 3 5 4 5 3 2 नन ऑफ दिस, ओके लगता है ये हो जाएगा। 4 5 9 का वैल्यू 24 है, तो 9 का वैल्यू 24 है, तो इस हिसाब से 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा इतना, और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/9 गुना 5, यानी कि 3 3 9 3 8 24, 8 चौका 32/3 और 3 8 24 3 3 9 8 3 24/3, 8 5 40/3। नहीं आ रहा क्या, कुछ मिस्टेक तो नहीं आ रहा, चेक कर लेते सवाल एक बार सही से। कह दो संख्याओं का अंतर 24 है, दो संख्या का अंतर 24 है। अरे भाई मेरे अंतर 24 है, सारा गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। दो संख्या का डिफरेंस 24 है ना। हम अगर मान लें ये दोनों संख्या हमारा यही दोनों संख्या है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2, 2 का वैल्यू 24 दे रखा है। पागल हो गए सर, एक का वैल्यू 12 हो गया, इस हिसाब से 12 3 36 और 12 5 60,
मतलब ये दोनों को जोड़ के तो 120 नहीं आने वाला। अगर ये दोनों हमारा वो संख्या होगा तो 4 और 5 के बीच का अंतर 1 है, 1 का वैल्यू अगर 24 है तो 24 चौका 96 और 24 पंचा कितना आ जाएगा, 20 पंचा 100, 4 पंचा 20, 120, ये भी नहीं आएगा। इस दोनों के बीच का अंतर अगर 1 मान ले, 1 का वैल्यू कितना है 24, तो 24 दिया 72, 24 गुना 48, हाँ ये आ गया, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। कह रहा था दोनों के बीच का डिफरेंस 24 है, तो हम अगर संख्या इसको माने तो इस हिसाब से डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2। तो 2 का वैल्यू अगर 24 है तो 1 12 आ जाएगा, उस हिसाब से ये 12 तिया 36 है और ये 12 पंचा 60 है, लेकिन दोनों को जोड़ के तो 120 पूरना चाहिए, जो नहीं पूरेगा मतलब ये ऑप्शन गलत है। फिर सोचो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का मान कितना है 24, तो 24 चौका 96, 24 पंचा 120, इस दोनों को जोड़ के भी 120 नहीं आएगा, एक तो अकेले ही 120 आ गया। फिर वही बात, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस भी 1 है, 1 का मान 24 है तो 24 दिया 72, 24 गुना 48, दोनों को जोड़ लो 120, 7 4 11, 110 और 10 120 आ गया, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, देखते हैं। कह रहे एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है, कह रहा है एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है। ठीक है, हम सवाल को बिल्कुल सिंबल से रिप्रेजेंट करके आपको समझा रहे हैं, देखेंगे, क्योंकि आज की क्लास का क्वेश्चन आपको बोर्ड पे शायद नहीं दिख रहा होगा, देखेंगे। कह रहा है जब एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है, मान लो कोई संख्या n1 है और दूसरा संख्या n2 है, जब एक संख्या के 3 गुने को दूसरी संख्या से घटाया जा रहा है, अर्थात सवाल कर रहा है n2 माइनस 3n1 जब आप करोगे ये कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, तो परिणाम पहली संख्या का 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। ये जो परिणाम है पहली संख्या का यानी कि n1 का 3/4 हमको मिलता है, ये सवाल मेरे से पूछ रहा है। तो क्या करा जाए यहां से, तो इस हिसाब से क्या पूछ रहा है आपसे, तो बताओ पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का रेशियो क्या है ये पूछ रहा है, जिसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं 10 6 12 7, सॉरी 10 6 नहीं 11 6, 11 6 12 अनुपात 7, ऑप्शन बी ये है। ऑप्शन सी कितना है 10 7, 10 रेशियो 7, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, और एक से ज्यादा आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो पहली बात तो थोड़ा ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, है ना। जरा देखो अगर हम बात करें, मान लो आप इजीली यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, जरा देखो n1 यहां भी है, n1 यहां भी, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो 4 3 12 3 15, यानी कि 15/4 n1 का मान किसके बराबर आ जाएगा, n2 के मान बराबर आ जाएगा। इस हिसाब से n2 की बात करेंगे, सही तो जा रहे हैं ना, n2 माइनस 3n1, 4 तिया 12, 12 3 15, n1/4 बराबर n2 आ जाएगा, यानी कि n2 बाय n1 बराबर 15/4। इसमें से तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, सवाल तो सही है ना, देख लो मिलाना जरा सब लोग सवाल। एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाए, एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाए, पगला गए हो क्या सर जी, एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाए, n2 दूसरी संख्या के 3 गुने से पहली संख्या को जब घटाया जाए, तो परिणाम में जो संख्या मिलता है वो कितना मिलता है, वो मिलता है पहली संख्या का 3/4, यानी कि पहली संख्या का 3/4 मिल रहा है। इस हिसाब से मेरे से पूछ रहा है n2 बाय n1 का वैल्यू क्या होगा, रेशियो क्या होगा, ये मेरे से पूछा जा रहा है। तो आप एक तो यहां से डायरेक्टली कर सकते हैं, कैसे, देखो 3/4 n1 है, माइनस n1 इधर जाएगा तो प्लस n1 हो जाएगा, तो 4n1 3n1 7/4 n1 बराबर 3n2। तो इस हिसाब से n2 को यहां रहने दो, n1 को यहां लेके चले जाते हैं, 4 यहां आ जाएगा, 4 दिया 12 और नीचे आ जाएगा 7, यानी कि 12/7 का वैल्यू n1 बाय n2 सीधे आ गया यहां से। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा अपने सवाल के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको चेक करने का तरीका आपको सिखा रहे हैं, देखिएगा। मान लो थोड़ी देर के लिए कि यही हमारा संख्या सही है, ठीक, तो कह रहा भैया दूसरी संख्या के 3 गुने से पहली संख्या को जरा घटा के देख लो क्या ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है। तो दूसरी संख्या का 3 गुना 18 हो गया, 18 में से 11 को घटाएंगे तो मिलेगा 7, जो पहली संख्या का क्या 3/4 गुना है, नहीं है सर जी, खत्म। ऑप्शन सेकंड ट्राई करते हैं,
दूसरी संख्या का 3 गुना 21 में से 12 घटाओ, कितना हो गया? 21 में से 12 गया 11 आ जाएगा, है 11 आ जाएगा। 21 में से 12 गया तो 21 में से 12 गया, कितना आ गया? 11 में से 2 गया 9, 9 आया क्या? हाँ 9 आया क्या? क्या हो रहा है? पहली संख्या के 3 गुने से, हाँ 7 21 माइनस 12, 11 में से 2 गया 8 आएगा। यार क्या मजाक है, 8 आएगा, जो कि पहली संख्या का 3/4 गुना है। 4 तिया 12, नहीं हो रहा सेटिस्फाई। ये क्या हो रहा है, चेक कर लो फिर से। दूसरी संख्या का 3 गुना 7 तिया 21, 21 में से 12 घटाओ, कितना आएगा? 11 आएगा ना। 21 में से 12 घटाओ 11 कैसे आएगा? 11 में से 2 गया 9, सही तो है, 9 आएगा, जो क्या पहली संख्या का 3/4 गुना है। हाँ है, 12 का 3/4 करेंगे तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, हाँ सही बात है, ये है, यही ऑप्शन मेरा करेक्ट है। थोड़ा माइनस प्लस में चेंज हो गया था, आप उसको सही कर लेंगे। ये तरीका आपको समझ में शायद अभी नहीं आया होगा, हम फिर से समझाते। देखो हम क्या बोल रहे मेरे बच्चे, ये सब तरीका ना थोड़ा टेक्निक आपके माइंड को बूस्टअप करेगा। ये ऑप्शन कितना था हमारा? ये ऑप्शन था 11 और 6। देखो सवाल क्या कर रहा है ना, दूसरी संख्या का 3 गुना, तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा? 6 18, 18 में से जरा 11 को घटाओ, कितना मिलेगा? 7। ये जो 7 है, क्या पहली संख्या का 3/4 गुना है? नहीं, 3/4 गुना कहां है? कटने वाला कुछ है ही नहीं, ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। वही चीज अब देखो, दूसरी संख्या का 3 गुना 21, 21 में से 12 घटाएंगे तो 12 8 20 21 9 आ जाएगा। ये 9 क्या पहली संख्या का 3/4 गुना है? हाँ 4 तिया 12, 3 तिया 9 आ जाएगा सर, ये ट्रू है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। तो आज के क्लास को हम यही करेंगे अंत। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आएगी, आया होगा, आप इसको बनाएंगे हैं और खूब प्रैक्टिस करेंगे। अभी से पहले हम आपको जितने भी चीज को सिखाएं उसको बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमारा प्रैक्टिस सेशन एकदम टू द पॉइंट बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको जो पैटर्न है सवाल का, उसी सवाल के अकॉर्डिंग हम आपको समझा रहे हैं। और भी बहुत सारे सवाल आपको लाएंगे जो बिल्कुल आपका एसएससी के लेवल तक का होगा, बैंकिंग के लेवल तक का होगा, तो वो लेवल थोड़ा इससे बहुत ज्यादा हाई होगा। आप पहले इन सारी चीजों को देख लें, ये सब चीज अगर आपको समझ में आ जाएगा तो वो सब बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। तो हमें उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होगी, है, और नहीं आ रही तो हमें क्या, हमारा तो काम है कहना, अब तुम्हारा काम जो भी है तुम संभाल लेना। तो चलिए फिर आप अपना पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।